नमस्ते, लल्लन टॉप देख रहे हैं आप। आज तारीख है 20 जुलाई 2025। आज बात करेंगे उस शख्स की जिसे पाकिस्तान में कायदे आज़म यानी सबसे महान नेता और बाबा-ए कौम यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है। हिंदुस्तान में बंटवारे की कहानी जब भी सुनाई जाती है, इनका जिक्र जरूर आता है। इनका पूरा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना भाई। ये वही जिन्ना है जिन्हें एक वक्त पर हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता था, लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम भारत के बंटवारे के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। तो चलिए आज जिन्ना की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं, उनकी जिंदगी के हर पहलू को टटोलते हैं बिना किसी लाग लपेट के। जिन्ना का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1876 को कराची शहर में। उस समय कराची बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, यानी ब्रिटिश भारत का ही एक अंग था। उनके पिता का नाम था जिन्ना भाई पूंजा और मां का नाम था मीठी बाई। उनका परिवार गुजरात के काठियावाड़ इलाके से ताल्लुक रखता था और व्यापार के सिलसिले में कराची आकर बस गया था। परिवार में कुल 7 भाई बहन थे और मोहम्मद अली सबसे बड़े थे। उनके पिता एक कामयाब व्यापारी थे, इसलिए घर में पैसे रुपये की कोई कमी नहीं थी। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कराची के ही अलग अलग स्कूलों में हुई। बचपन से ही जिन्ना पढ़ने में होशियार थे, लेकिन उनका मन सिर्फ किताबी ज्ञान में नहीं बल्कि दुनियादारी को समझने में ज्यादा लगता था। उनके पिता के एक ब्रिटिश दोस्त थे, सर फ्रेडरिक ली क्राफ्ट। उन्होंने जिन्ना की काबिलियत को पहचाना और उनके पिता को सलाह दी कि लड़के को लंदन भेजो वकालत की पढ़ाई के लिए। उस जमाने में लंदन जाकर पढ़ना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जिन्ना के पिता मान गए, लेकिन उनकी मां थोड़ी हिचकिचा रही थी। उन्हें डर था कि बेटा इतनी दूर जाकर अकेला कैसे रहेगा। कहते हैं कि जाने से पहले उनकी शादी भी करा दी गई ताकि वो लंदन में किसी फिरंगी लड़की के चक्कर में न पड़े। महज 16 साल की उम्र में जिन्ना पानी के जहाज पर सवार होकर लंदन के लिए निकल पड़े। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था, जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी लिख दी। लंदन पहुंचकर जिन्ना ने लिंकन्स इन में दाखिला ले लिया, जो वकालत की पढ़ाई के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था। यहाँ उन्होंने सिर्फ कानून की किताबें ही नहीं पढ़ी, बल्कि पश्चिमी दुनिया के सियासी तौर तरीकों, आजादी और लोकतंत्र के विचारों को भी समझा। वो ब्रिटिश संसद की बहसों को बड़े ध्यान से सुनते थे। वहीं पर उन्होंने दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े भारतीय नेताओं को देखा और उनसे बहुत प्रभावित हुए। लंदन के माहौल ने उनके सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया और महज 19 साल की उम्र में बैरिस्टर बनकर तैयार हो गए। वो उस समय के सबसे कम उम्र के भारतीय थे जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। लंदन से वकालत की डिग्री लेकर जब जिन्ना वापस हिंदुस्तान लौटे तो हालात बदल चुके थे। उनके पिता का कारोबार डूब चुका था और परिवार पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे थे। इसी दौरान उनकी मां और उनकी पहली पत्नी का भी देहांत हो गया। ये जिन्ना के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था। उन्होंने कराची छोड़कर बॉम्बे यानी आज के मुंबई जाने का फैसला किया। बॉम्बे उस वक्त सियासत और व्यापार दोनों का एक बड़ा केंद्र था। शुरुआती कुछ साल बहुत संघर्ष भरे रहे। केस नहीं मिलते थे, आमदनी नहीं थी, लेकिन जिन्ना ने हार नहीं मानी। वो अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने में लगे रहे। उनकी लगन और कानून की गहरी समझ ने जल्द ही लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा। कुछ ही सालों में जिन्ना बॉम्बे के सबसे महंगे और कामयाब वकीलों में से एक बन गए। उनका रहन सहन, उनके बोलने का अंदाज, सब कुछ बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। वो शानदार सूट पहनते, अंग्रेजी में बात करते और अपने उसूलों के बहुत पक्के थे। कोर्ट में जब वो बहस करते तो बड़े बड़े जज और वकील उनकी दलीलों को ध्यान से सुनते थे। उनकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो उस दौर में एक केस लड़ने की फीस 1500 रुपये तक लेते थे, जो आज के लाखों रुपयों के बराबर है। वकालत ने उन्हें शोहरत, पैसा और इज्जत सब कुछ दिया, लेकिन जिन्ना की मंजिल सिर्फ एक कामयाब वकील बनना नहीं थी। उनकी नजरें तो कहीं और थीं, देश की सियासत पर। साल 1906 में
जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उस वक्त कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी थी। जिन्ना गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी जैसे नरम दल के नेताओं से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों से लड़कर नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक तरीकों से ही भारत को अधिकार मिल सकते हैं। शुरुआत में उनकी छवि एक राष्ट्रवादी नेता की थी, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था। 1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर ली। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। वो एक ही समय में दोनों पार्टियों के सदस्य थे। उनका मकसद था कि दोनों पार्टियां मिलकर देश की आजादी के लिए काम करें। इसी दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत काम किया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को कराने में जिन्ना ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को मान लिया था। इस कामयाबी के बाद जिन्ना का कद भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा हो गया। यहाँ तक कि सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत तक कह दिया था। ऐसा लगने लगा था कि जिन्ना ही वो नेता है जो दोनों समुदायों को साथ लेकर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कहानी में बड़ा बदलाव तब आया जब भारतीय राजनीति के मंच पर महात्मा गांधी का आगमन हुआ। गांधी जी के काम करने का तरीका जिन्ना से बिल्कुल अलग था। गांधी जी आम जनता से जुड़ते थे, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जैसे तरीके अपनाते थे। वहीं जिन्ना को ये सब पॉपुलिस्ट राजनीति लगती थी। उन्हें लगता था कि कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात मनवानी चाहिए। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो जिन्ना ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने जिन्ना और कांग्रेस के रास्ते हमेशा के लिए अलग कर दिए। इसके बाद जिन्ना का पूरा ध्यान मुस्लिम लीग और मुसलमानों की राजनीति पर केंद्रित हो गया। कांग्रेस से अलग होने के बाद कुछ समय के लिए जिन्ना सियासत में थोड़े अलग थलग पड़ गए। वो लंदन चले गए और वहीं वकालत करने लगे। लेकिन हिंदुस्तान में सियासी हलचल तेज हो रही थी। मुस्लिम लीग को एक मजबूत नेता की जरूरत थी जो मुसलमानों के हक की बात कर सके। लियाकत अली खान जैसे कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने जिन्ना को वापस आकर लीग की कमान संभालने के लिए मनाया। 1934 में जिन्ना वापस भारत लौटे और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन गए। अब उनका एक नया रूप सामने आने वाला था। वो जिन्ना जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे। 1937 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और उसने कई प्रांतों में अपनी सरकारें बना ली। मुस्लिम लीग को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें सरकार में शामिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस घटना ने जिन्ना को ये यकीन दिला दिया कि कांग्रेस के राज में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं रह सकते। उन्होंने कांग्रेस की सरकारों पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अपने भाषणों से उन्होंने मुसलमानों को ये एहसास दिलाया कि उनकी पहचान अलग है और उनके सियासी हक भी अलग होने चाहिए। यहीं से एक अलग देश की मांग की जमीन तैयार होने लगी। जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी यानी दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करना शुरू कर दिया। इस सिद्धांत के मुताबिक हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, जिनके धर्म, संस्कृति और रहन सहन सब कुछ अलग है, इसलिए वो एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में ऐतिहासिक पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, उन्हें मिलाकर एक आजाद मुल्क बनाया जाए। अब जिन्ना का एकमात्र लक्ष्य था पाकिस्तान का निर्माण। 1940 के बाद जिन्ना ने अपनी पूरी ताकत पाकिस्तान बनाने की मांग पर लगा दी। वो अंग्रेजों और कांग्रेस दोनों से एक ही बात कहते थे, पहले बंटवारा फिर आजादी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ये साफ हो गया कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर चले जाएंगे, तो बंटवारे की मांग और तेज हो गई। अंग्रेज सरकार ने भारत की समस्या को सुलझाने के लिए कई मिशन भेजे।
जैसे क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। लेकिन जिन्ना किसी भी ऐसी योजना के लिए तैयार नहीं थे जिसमें पाकिस्तान की मांग को न माना गया हो। उनका एक ही नारा था, लड़ के लेंगे पाकिस्तान। उनकी जिद के आगे आखिरकार कांग्रेस और अंग्रेज सरकार दोनों को झुकना पड़ा। बंटवारे का फैसला हो चुका था। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसरॉय बनाकर भेजा गया ताकि वो सत्ता का हस्तांतरण शांति से करवा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसके बाद कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क उठे। देखते ही देखते हिंसा की ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बन गया और मोहम्मद अली जिन्ना उसके पहले गवर्नर जनरल बने। उनका सालों पुराना सपना पूरा हो चुका था। पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना के सामने एक नए देश को खड़ा करने की चुनौती थी। उन्हें एक नया संविधान बनाना था, एक नई सरकार चलानी थी और बंटवारे के बाद आए शरणार्थियों को बसाना था। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में एक सेक्युलर और लोकतांत्रिक पाकिस्तान की बात की, जहां सभी धर्मों के लोग आजादी से रह सकेंगे। उन्होंने कहा था, आप आजाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद हैं, या पाकिस्तान की इस रियासत में किसी और इबादतगाह में। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, इसका रियासत के काम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो अपने इस सपने को साकार होते हुए ज्यादा दिन तक नहीं देख पाए। आजादी के महज एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को 71 साल की उम्र में जिन्ना का निधन हो गया। वो लंबे समय से टीबी की बीमारी से जूझ रहे थे। जिन्ना की विरासत को लेकर आज भी बहस होती है। पाकिस्तान में उन्हें एक महान नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है, जिसने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया। वहीं भारत में बहुत से लोग उन्हें देश के बंटवारे और उससे हुई तबाही के लिए जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। एक कामयाब वकील से लेकर कायदे आज़म बनने तक का उनका सफर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक बेहद अहम अध्याय है।